नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो आपको पता है कि अभी हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आज का प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। और पूरा का पूरा क्लास ज़रूर देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे। जो मैथ्स तक की पूरी क्लास आप दोनों को देखनी है, और उसके बाद में जो हिंदी लैंग्वेज होगी तो हिंदी मीडियम वालों को तो पूरी देखनी है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले मेंटल एबिलिटी और मैथ्स तक पूरी की पूरी क्लास देखेंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। और उसके पहले अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हर दिन 6 बजे ये क्लास होती है, तो उससे आपको 30 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो भाग पहले देखते हैं। टोटल मेंटल एबिलिटी में 10 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग देखते हैं। तो पहला भाग क्या दिया हुआ है, निर्देश पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई है। इन्हीं 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियाँ किसी तरह सदृश्य यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, सेम है, ठीक है। लेकिन एक आकृति है वो अलग है, भिन्न है। तो उस भिन्न आकृति का चयन करें। देखो, ओड मैन आउट वाला है, आपको चूज करना है कौन सा फिगर है वो ओड है, यानी कि अलग है, वो सबसे कौन है, तो ये आपको बताना है, ओड मैन आउट वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक गोला है, उसमें से एक कट किया हुआ है। ये गोला है, इसमें भी एक कट किया हुआ है। ये गोला है, इसमें भी एक कट किया हुआ है। लेकिन जो तीसरा नंबर है, इसमें 2 कट किए हुए, 2 क्रॉस, मतलब कि 2 लाइन है, बीच में से कट है और क्रॉस बन गया है। बाकी सब में एक एक लाइन है, लेकिन इसमें 2 लाइन है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। इसमें देखिए कि बाहर आपका एक वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग है। इसमें देखिए बाहर एक वृत्त है, सर्किल है, और अंदर क्या है, एक त्रिभुज है। और इसमें देखिए बाहर एक वृत्त है, अंदर एक पंचभुज है। यानी कि कहने का मतलब है, बाहर तो सबके वृत्त है, लेकिन अंदर है वो वृत्त से अलग आकृति है। यानी कि इसमें वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, इसमें ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है, इसमें पंचभुज है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें जो बाहर है वही का वही अंदर भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी सब में दोनों आकृतियाँ, यानी कि बाहर वाली आकृति में अंदर वाली आकृति दोनों अलग अलग है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दोनों आकृति सेम है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में देखिए, यहाँ पर आपको देखो शरीर के अंग काउंट कर सकते हैं। तो इसमें 2 आँखें हैं, एक नाक है और एक मुंह है। यानी कि इसमें देखो 2 2 और एक 3 3 और एक 4 है। इसमें शरीर के कितने पार्ट दिखाए गए, 4 पार्ट दिखाए गए। इसमें देखिए एक आँख, एक नाक और एक मुंह, यानी कि 3 पार्ट दिखाए गए। इसमें भी देखिए 2 आँखें और एक नाक, यानी कि 3 पार्ट दिखाए गए। इसमें 2 आँखें और एक मुंह दिखाया गया, यानी कि 3 भाग इसमें भी दिखाए गए। लेकिन इसमें 4 भाग दिखाए गए। कौन कौन से 4 भाग, 2 तो आँखें हैं, एक बीच में नाक है और एक मुंह है। बाकी सब में 3 3 भाग दिखाए गए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, ये सबसे अलग हो जाएगा। अब देखिए अगला, इसमें देखिए कि ये एक वृत्त पूरा है, इसको छोटा बना लिया। ये एक अर्धवृत्त है, इसको छोटा बना लिया। ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसको छोटा कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी एक वर्ग है, इसको वर्ग, छोटा वर्ग लिखने की जगह यहाँ पर त्रिभुज लिख दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये भी इसमें एकदम सही हो जाएगा। ये सबसे अलग आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की चीज़ है कि आप ऑप्शन को जितना काटोगे, मेंटल एबिलिटी में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी ऑप्शन भर रहे हो उससे पहले बाकी वाले भी ऑप्शन देख ले। अगर वो बिल्कुल गलत है तो आपका वो ऑप्शन एकदम सही हो सकता है। अब भाग दूसरा देखेंगे कि प्रश्न संख्या 5 से 8 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन करिए जो प्रश्न आकृति में बिल्कुल सदृश्य हो, यानी कि प्रश्न आकृति में बिल्कुल समान दिखती हो। तो यहाँ पर देखिए बाहर गुणा का चिन्ह है और नीचे भी गुणा का चिन्ह है। पहले तो यही देखिए, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है बाहर की ओर, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें
बाहर गुणा है और नीचे भी प्लस का चिन्ह है, नीचे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाहर तो गुणा का चिन्ह है लेकिन नीचे है वो प्लस का चिन्ह है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए बाहर भी गुणा का है, नीचे भी गुणा है, यानी कि ये सही हो सकता है। इसमें देखिए ऊपर और नीचे दोनों में प्लस का चिन्ह है, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी सी है, वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब 6 नंबर देखिए, षष्ठभुज है, उसके यहाँ पर दोनों कोण है, मतलब कि दोनों कोनों में 2 रेखाएं आपस में कट रही है, तो ये आपका एकदम सही हो सकता है, दोनों सेम दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए लाइनें ऊपर की ओर है, सीधी रे टेढ़ी नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है। इसमें देखिए इसमें षष्ठभुज नहीं है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। षष्ठभुज तो दिया हुआ है लेकिन कैसे दिया हुआ है, ये ऊपर वाली जो डायग्राम है, ऊपर वाली ये नुकुला पार्ट है, ऐसे दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको तिरछा कर दिया, इसको घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमाने से ऐसी आकृति बन गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखो इसमें क्रॉस हो रहा है लेकिन एक सीधी लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखो एक ये तिरछी और ये भी तिरछी है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम फिगर मैचिंग फिगर वाला आपका ये टॉपिक है, आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 7 नंबर देखिए, 7 और 8 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 और 8 नंबर, इसमें कौन सा है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले नीचे तीर का निशान देखो, तीर का निशान इस साइड है। ठीक है, इसमें दोनों गलत है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखो जो आँख है वो काली इस साइड है, तो इसमें इस साइड है और इसमें इस साइड है, तो ये गलत हो जाएगा और ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, इसमें देखो ये वाला भाग देख लो इतना। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज की तरह है अंदर, और बाहर अर्ध गोले की है, यानी कि ऐसे त्रिभुज की है और ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर गोला बना हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये भी गोला बना हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये एक अर्ध सर्किल बना हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज की तरह बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 8 का डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति दी गई है और इस आकृति में एक भाग लुप्त है, यानी कि कोई एक भाग नीचे वाला जो लुप्त है उसको हमें पता करना। दी गई उत्तर आकृतियों में से 1 2 3 तथा 4 में से उस आकृति का चयन करो जो बिना अपनी दिशा बदले, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना दिशा नहीं बदलनी चाहिए, लुप्त भाग को पूरा करे। तो ये कौन सा है, पैटर्न कंप्लीशन है, पैटर्न को पूरा करना। अब देखो पहले तो यहाँ पर बिंदु आएगा, वो ऊपर की ओर आएगा, फिर ऐसे बन जाएगा और फिर ऐसे क्रॉस में आ जाएगा, तो ऊपर बिंदु और बाद में क्रॉस। तो यहाँ पर बिंदु नीचे है, गलत हो जाएगा। बिंदु इस साइड है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें बिंदु नीचे है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो मतलब कि एक ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्रॉस में बनेगा। एक मिनट। ठीक है, 1 मिनट। ये सबसे पहले ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। इस तरह से आकृति कौन सी दी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा सा, 1 मिनट, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए कि जो अंदर यहाँ पर ये देखो कोने के अंदर ये देखो ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो पहले देखो ऐसे, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे बनेगा, पहले ऐसे, उसके बाद में ऐसे, ऐसे बनेगा। तो यानी कि पहले तो ये देखो इसका मुंह अंदर होना चाहिए, और ऐसी आकृति कहाँ पे बनी हुई है, तो इसका मुंह इस साइड है, जबकि होना तो इस साइड चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका इस साइड है, यानी कि ये सही हो सकता है।
इसमें भी इस साइड है, यानी कि ये भी सही हो सकता है, और इसका मुंह नीचे है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये इतना हो गया, उसके बाद में ये लाइन ऐसे आएगी और इसको कट करेगी रेक्टेंगल की तरह, तो इसमें ऐसे लाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, और पीछे ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11, 9 और 11 कर दिए, अब 10 और 12 नंबर करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि एक बार पेज आ जाता है तो उसको ही पहले समझाते हैं, उसके बाद में आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको एक लाइन को मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको आगे थोड़ा सा लेंगे, तो यहाँ पर 2 छोटे से त्रिभुज बन जाएंगे, 2 छोटे से त्रिभुज, और पास में ये वाली लाइन आगे होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन इसमें पीछे, ये गलत हो जाएगी। इसमें लाइन इस साइड है लेकिन होनी इस साइड चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें ऐसी लाइन होनी चाहिए लेकिन ऐसे आधी मतलब तिरछी लाइन दी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। सिर्फ लाइन से पता चल रहा है, बाकी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें क्या होगा कि मतलब कि ऐसे तो बन रहा है, ऐसे बन रहा है, लेकिन अंदर से एक लाइन भी है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें भी ऐसे ही बनेगा। एक मिनट रुकिएगा, ऐसे बनेगा और बीच में एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा क्योंकि बीच वाली लाइन नहीं है, और डी सही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक पीछे पास में गोला बन रहा है, तो ये एक पूरा ऐसे गोला बन जाएगा, तो इसका पार्ट जैसे होगा वो ऐसे होगा गोले की टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयत की तरह दिया हुआ है, तो ये एक गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 यानी कि भाग नंबर 3 पूरा कर लिया। अब भाग नंबर 4 को देखते हैं। भाग नंबर 4 क्या कह रहा है उसको आसानी से गौर से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 से 16 तक। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी गई है, चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्नवाचक आकृति में एक निश्चित श्रृंखला है, उस दी गई आकृति 1 2 3 4 में से उस आकृति को ढूंढिए जो आकृति की श्रृंखला को पूर्ण कर सके। यानी कि देखो, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना है, फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, सीरीज को कंप्लीट करना है, ये आपको देखना है। तो पहले एक लाइन थी, अब उसके बाद में 1 और 2 2 हो गई, उसके बाद में 1 2 3 लाइनें हो गई, अब कितनी लाइनें होगी, 4 लाइनें हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, पहले क्रॉस यहाँ पर था, उसके बाद में यहाँ पर आ गया, उसके बाद में यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर क्रॉस किस में आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस देख लीजिए किस में, ये ऊपर है, ये गलत हो जाएगा, ये इस तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इस तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 और 15 कर दिए, अब 14 नंबर और 16 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक मोटा सा वर्ग है, उसके पास में एक छोटा सा, उससे छोटा एक वर्ग दिया हुआ है, मतलब दोनों चिपके हुए हैं, और उसके बाद में एक आयत दिया हुआ है। अब देखो, इन्होंने क्या किया, दूसरी वाली फिगर में, दूसरी वालों में इन्होंने किया, जो बड़ा वाला वर्ग है उसको इन्होंने पीछे ले लिया। तो पहले छोटा वाला वर्ग आ गया, उसके बाद में आयत आ गया, और उसके बाद में एक बड़ा वाला वर्ग आ गया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, छोटे वाले वर्ग है उसको ऐसे लिया, पीछे ले लिया, तो यहाँ पर पीछे आ गया। तो अब आगे क्या रह गया, आगे एक छोटा सा आयत रह गया, उसके बाद में बड़ा वर्ग, उसके बाद में छोटा वर्ग। अब वापस से क्या करेंगे, इस आयत को पीछे लेंगे, यानी कि पहले वाली आकृति है वैसी वैसी बन जाएगी। तो पहली वाली आकृति किस में बन रही है, ध्यान से देख लेना, इसमें आकृति किस में बन रही है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, पहले ऐसे था और उसके पास में एक लाइन थी, उसके तीर का निशान ऊपर था, ऊपर की ओर था, लेकिन उसमें क्या किया, इसको जस्ट उल्टा कर दिया। पहले ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लाइन थी, नहीं ऊपर की ओर थी। अब उसने क्या किया, पहले तो इसको उल्टा कर दिया, और ये वाली लाइन है इसको यहाँ पर नीचे की ओर निशान कर दिया, और इसके पास में खाली लाइन लगा दी। अब उसके बाद में वापस से इसको उल्टा किया, और लाइन पहले यहाँ पर थी ना, अब इसके जस्ट पास में ये लाइन लगा दी और ये खाली हो गई। अब क्या होगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये लाइन तो इस तरफ आएगी,
ठीक है। और अब ये लाइन बाहर की ओर है, पहले बाहर थी, दूसरे में अंदर, यानी कि उस बॉक्स ये डब्बा बन रहा है उसमें आ जाएगी। तो अब यहाँ पर एक डब्बा बनेगा, उसमें लाइन नीचे की ओर यहाँ पर होगी और उसके पास में एक और लाइन आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो यहाँ पर देखो ये तीर का निशान है इस साइड, इस वाली लाइन में, इसमें भी इस वाली लाइन में, और इसके पास में ये वाली लाइन है, ये इसके पीछे होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ है। इसमें देखिए ये इसके पास, मतलब कि ये बिंदु है, ये इस तरफ होना चाहिए, लेकिन ये इस तरफ दिया हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 भाग पूर्ण हो चुके हैं, अब 5वां भाग देखते हैं। 5वां भाग क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वर्ग का टुकड़ा दिया हुआ या उसका भाग है और दी गई 4 आकृतियों में 1, 2, 3, 4 में कोई एक वर्ग का दूसरा टुकड़ा है। उत्तर आकृति में उस का चयन करें जो प्रश्न आकृति के वर्ग को पूर्ण कर दे, यानी कि स्क्वायर कंप्लीशन वाला या फिगर, मतलब कि उसको बोल सकते हैं आप, इसको अपन जो स्क्वायर होता है ना उसको कंप्लीट करना, ऐसे मान लो। अभी मुझे नाम परफेक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है। यानी कि वर्ग होता है ना, जैसे आधा वर्ग का भाग दे दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आधा ये पीछे बचा है, ये कौन सा होगा ये हमें आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना वर्ग बना लेना। तो यहाँ पर ये सीधा इस लाइन को मिलाएंगे तो वर्ग बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी आकृति किस में दिख रही है, तो इसमें तो पीछे 2 लाइन ऐसे जा नहीं रही, ये गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे नुकीला पार्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पर नुकीला पार्ट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पीछे 2 लाइनें नहीं जा रही, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आकृति कैसे बन रही है, तो ये छोटी सी भी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइनें मोटी है, मतलब ज़्यादा बड़ी है, तो ये भी बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, तो यानी कि ये तीनों गलत हो जाएगी। और ये छोटी सी पतली लाइन, मतलब कि छोटी लाइन है, तो ये एकदम फिट बैठ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर और 20 नंबर देखिए, तो इसको पहले सीधा मिला लीजिए, ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ऐसे नीचे, बाद में ऊपर, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, वापस से सीधी लाइन। तो ऐसी मतलब कि किस में आकृति बन रही है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस तरह से दिया हुआ है। पहले तो ऐसी लाइन बना लीजिए, फिर ऐसे थोड़ी सी सीधी लाइन, उसके बाद में ऊपर, उसके बाद में ऐसे गोला, उसके बाद में ऊपर, और उसके बाद में सीधी लाइन। तो यहाँ पर देखिए कि सीधी लाइन ऐसे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे लाइन भी है, उसके बाद में ऐसे गोला, ऐसे और नीचे, यानी कि ये सही हो सकता है। और बाहर की ओर भी है, ये भी बाहर की ओर है, यानी कि ये सही हो सकता है। इसमें दोनों अंदर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें पहले वर्ग बना लीजिए, ऐसे वर्ग, ठीक है, ऐसे वर्ग बना लीजिए। ठीक है। अब वर्ग बनने के बाद में देखिए इसको पूरा करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसी इस तरह से दिख जाएगा। यानी कि इस तरह से आकृति आपको कौन सी दिख रही है वो आपकी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नीचे भी ऐसे थोड़ा सा है, उसके बाद में ऊपर जा रहा है, यानी कि ये बाद में ऊपर जा रहा है, और ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये सही हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर सीधी सीधी लाइन जा रही, लेकिन यहाँ पर सीधी लाइन है ऐसे, ठीक है, तो ये वाली होगी नहीं। इसमें देखिए, यानी कि ये वाली हो सकती है। अब इसमें देखिए, इसमें ऊपर और नीचे सीधी लाइन नहीं है, ऐसे और ऐसे, ये गलत हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन है ये भी सही हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बीच में से अंदर की ओर जा रहा है ना, ये कैसी आकृति है, यानी कि पहले बाहर की ओर तो खुली है ऐसे, और अंदर एक छोटी सी आकृति बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा दोनों पूरा बराबर दिया हुआ है, यानी कि इधर भी बराबर में, इधर भी बराबर में। ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड में ये छोटा है, और यहाँ पर इसका मुंह है वो बाहर बड़ा खुला हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि प्रश्न संख्या 124 तक है,
निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसमें प्रथम 2 आकृतियों का परस्पर संबंध है और तीसरी और चौथी में होगा। यानी कि जो पहली और दूसरी आकृति में संबंध है वही तीसरी और चौथी आकृति में होगा। यानी कि एनालॉजी वाला टाइप आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए, पहले 3 लाइनें थी, इन तीनों को खड़ा कर दिया और त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर 4 लाइनें, 4 लाइनों में ध्यान से देखोगे तो 2 ऊपर वाली है ये बड़ी है और नीचे वाली दोनों छोटी है। तो यहाँ पर ऐसे 2 बड़ी लाइनें और उसके बाद में ऐसे 2 छोटी लाइनें, तो ये भर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयत बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका ऐसे बीच में लाइन खींची है। अब उसने क्या किया, इसके जस्ट पास वाले में ये पीछे वाला भाग है इसको हटा दिया। क्या किया, इसको हटा दिया तो ये आगे वाला भाग ऐसे बच गया। अब ये दिया हुआ है, इसका पीछे वाला भाग हटा दो तो यहाँ पर ऐसे वाले आकृति, यानी कि ऐसे आकृति 2 गोले, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका 23 नंबर में सही हो जाएगा। अब 22 और 24 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए षष्ठ भुज है। अब इसमें 6 भुजाएं हैं, तो एक भुजा को कम करके अंदर की ओर भर दिया गोले में, यानी कि 5 भुज वाला। वैसे वैसे यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, तो इसमें एक कम करेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा और त्रिभुज भर देंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा प्लस का निशान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, क्योंकि बाहर है वो वर्ग है, तो यहाँ पर भी अंदर वर्ग बन रहा है। अब यहाँ पर बाहर गोला है तो अंदर भी गोला बनेगा, लेकिन जो अंदर है वो कुछ भी ऐसे निशान नहीं आने चाहिए, आपस में कट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें तो गुणा का चिन्ह कट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, इसमें प्लस है और ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो एक गोला बनेगा, उसमें 4 ऐसे लाइन आएगी और बीच में गोला आएगा जिसमें किसी भी प्रकार की लाइन कटेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए भाग नंबर 7, निर्देश 25 से 28 तक। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति के दर्पण पर हो, यानी कि दर्पण हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो पहले तो वर्ग देखिए, इसका वर्ग ऊपर है, इसका इस साइड है, इसका वर्ग नीचे, यानी कि ये तीनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहले एन आएगा, यानी कि यहाँ पर एन आ गया, ऐसे एन आ गया, ठीक है। उसके बाद में ई का मुंह इस तरफ होगा, यहाँ पर ई का मुंह। बाद में पी का मुंह भी इस तरफ होगा, तो पी का मुंह भी इस तरफ। तो ये तो सीधा वर्टिकल दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी वर्टिकल है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एन और एन दोनों है, लेकिन ई है इसमें सीधा दिया हुआ है सेम इसकी तरह से, लेकिन होगा उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। और अगर तीसरा देखोगे तो पी है, ये उल्टा दे दिया। अगर दर्पण नीचे होता ना तो ये उल्टा हो जाता, बाकी पी इस तरफ ऐसे बन जाएगा क्यू की तरह, ठीक है, क्यू की तरह बन जाएगा। अब देखिए आगे 26 नंबर और 28 नंबर। पहली बात तो यहाँ पर देखिए जो एक लाइन है उसके बाद में ऊपर ऐसे इस तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे और बाद में ई बनेगा, वो बाहर की ओर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन नीचे की ओर जा रही है, तो पहले लाइन लंबी है वो ऊपर वाली इस तरफ जानी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर नीचे दी हुई गलत हो जाएगा, इसमें नीचे दी हुई ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नीचे दी हुई ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले तो ये रेखा आएगी और उसमें एक छोटा सा ऊपर की ओर निशान जा रहा है तो वो आएगा, उसके बाद में यू का निशान आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा बाद में है तो ये गलत हो जाएगा, इसके ऊपर है ये भी गलत हो जाएगा, इसके तिरछे नीचे है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 8वां भाग देखिए, भाग नंबर 8वां क्या है, मिरर वाला हो गया। अब 29 से 32 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी गई है, ठीक है। आपको इन 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति को चुनना है जो इसमें निहित हो, सन्निहित हो, यानी कि इनमें से सम्मिलित होनी चाहिए। तो ये वाली आकृति इनमें से आप में से किस में दिख रही है। तो पहले तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज देखो, तो इसमें त्रिभुज बन नहीं रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे बन रहा है त्रिभुज, उसके बाद की आकृति ऐसे, उसके बाद ऐसे,
और ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। उसमें यहाँ पर देखो इसमें त्रिभुज बना हुआ है लेकिन उल्टा बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसमें देखो छोटी सी 4 ईंटें दी हुई है, तो छोटी से 4 ईंटें इसमें दी हुई है, तो ये वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सामने सा पड़ा था। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें पहले तो एक आयत है, उसमें बीच में एक ट्रायंगल है और उसके बीच में एक लाइन है। तो यहाँ पर किस में दिख रही है? तो यहाँ पर देखिए पहला एक आयत है बड़ा सा, उसमें एक ट्रायंगल भी है और उसमें लाइन भी है, यानी कि ये सही हो सकता है। इसमें आयत नहीं दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। मतलब आयत दिया हुआ है, उसमें त्रिभुज नहीं दिया हुआ है। इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें आयत बाहर नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा और ये सीधा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे, उसके बाद में ऐसे, उसके बाद में ऐसे और उसके बाद में ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी आकृति किस में आपको दिख रही है? तो इसमें तो ऐसे कोई ऊपर लाइन जा नहीं रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन जा रही है, उसके बाद में ऐसे नीचे भी आ रही है, उसके बाद में ऐसे भी आ रही है और यानी कि ये वाला सही हो सकता है। बाकी इसमें देखो, इसमें कोई ऐसी लाइन ऊपर नहीं जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ऊपर लाइन नहीं जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब भाग नंबर 9वां देख लेते हैं, भाग नंबर 9। ठीक है, भाग नंबर 9, प्रश्न संख्या 33 से 36 निम्नलिखित प्रश्नों में से कागज़ का टुकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, पेपर फोल्डिंग पेपर करना है, फोल्डिंग पेपर वाला दिया हुआ है। ठीक है, कागज़ का टुकड़ा है, उसको काटा और मरोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद में खोला जाता है, तो वो किस तरह से दिखेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जिस तरफ से मोड़ रहे हैं ना, लास्ट टर्म जिसमें मोड़ेंगे उसी वक्त खोलेंगे। तो इसमें ऐसे मोड़ रहे तो वापस खोलेंगे तो नीचे भी एक ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे एक ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा आ गया, अब इसको वापस से खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर भी एक ऐसा आ जाएगा। यानी कि बाहर की ओर छोटे छोटे कोने कट रहे हैं लेकिन बीच में तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर कटेगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये और ये तो दोनों सीधा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसमें देखिए ऐसे मोड़ रहा है तो यहाँ पर 0 है, तो पहले यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद में ऐसे मोड़ रहा है तो इसको वापस से ऐसे खोलेंगे तो 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, यानी कि 2 और 2 पास पास में होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले एक वृत्त दिया हुआ है, उसके बाद में इसको मोड़ा गया, बाद में इस वृत्त को ऐसे मोड़ा गया, नीचे एक ऐसे आयत मतलब कि एक गोला बनाते हैं ना, वैसे कट किया गया। तो अंदर की ओर तो क्या बनेगा? गोला बन जाएगा। पूरा खोलेंगे, जब इसको ऊपर खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, बाद में ऐसे बन जाएगा। तो नीचे गोला होना चाहिए और बाहर तो गोला दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ऐसे कट दिया, अब नीचे भी इस तरह से कट गया और ऐसे खोलेंगे तब भी ऐसे कट जाएगा और इसमें भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनेगा, यानी कि अंदर जो वर्ग बन रहा है उसमें से लाइनें नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें लाइन नहीं जा रही, लेकिन ये बीच वाली लाइन सीधी यहाँ पर क्रॉस में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये आयत सीधा नहीं है, तिरछा दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट भाग है, 10वां पार्ट है। देखिएगा ध्यान से, 10वां पार्ट कौन सा है? आपको टुकड़े दिए गए हैं। ठीक है, टुकड़ों से आपको कौन सी आकृति बनेगी ये बना के बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें पास में 2 ट्रायंगल है, वो ऐसे जुड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 ट्रायंगल जुड़ जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। पहले ऐसे आ जाएगा और उसके पास में 2 ऐसे ट्रायंगल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम ये वाला 36 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 39 नंबर करते हैं, तो 39 में भी ऐसे है कि पहले गोला दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके पास एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल मिल जाएगा। उसके बाद में ऐसा पूरा काट दो, तो यहाँ पर ये छोटा सा दिया हुआ है जबकि ये बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ये
छोटी वाली आकृति बिल्कुल नहीं बन रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले ये वाली आकृति ऐसे बन जाएगी, उसके बाद में ये छोटा सा बीच वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाला थोड़ा सा कट है ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये बाकी वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 39 नंबर हो गया। अब देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखो नीचे दोनों पूरे के पूरे 90 डिग्री वाले दिए हुए हैं। किस में दिए हुए, 90 डिग्री वाले, यानी कि इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। और ऊपर 3 टुकड़े दिए हुए तो तीनों को मिलाना है, लेकिन नीचे दोनों को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी 90 वाले 2 नहीं दिए हुए, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी 90 डिग्री वाले 2, मतलब कि 1/4 भाग 2 नहीं दिए हुए, तो इसमें भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी 90 के 2 भाग नहीं दिए हुए, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन है इसमें ऐसे 90 के 2 भाग दिए हुए, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 90 का मतलब ऐसे मान लो कि ये ऐसे, ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा। ठीक है, बाकी वालों में ऐसे नहीं दिए हुए 2, लेकिन चौथा ऑप्शन है उसमें 2 ऐसे दिए हुए हैं। अब लास्ट वाला देखिए, तो लास्ट वाला क्या है, 3 एक बड़ा पत्ता और 3 छोटे पत्ते और बीच में ये वाला। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर देखोगे तीसरे में तो नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें बन नहीं रहा है क्योंकि ये बीच वाली आकृति है। बाकी 3 तो पत्तियाँ तो आ गई चारों, लेकिन बीच वाले आकृति इस तरह से नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। इसमें 1 2 3 और पीछे ये एक्स्ट्रा एक बच गई लंबी सी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें भी देख लो, इसमें जो अंदर वाली ये वाली आकृति है ये यहाँ पर नहीं बन रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ही बार में हमने मानसिक योग्यता के 40 में से 40 क्वेश्चन पूरे कर दिए। तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको मानसिक योग्यता में कितने आए। उसके बाद में अपन हिंदी का पार्ट मैथ का पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब मैथ का पार्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि किस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर देखते जाइए। पहला क्वेश्चन, 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखो 80,905 यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए अंकों में से 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। यानी प्रत्येक अंक को एक एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, दोहराना नहीं है। 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाएं। तो सम संख्या बनानी है तो पहले बड़ा अंक आ जाएगा यानी कि 9, उसके बाद में 8, उसके बाद में 6, उसके बाद में 1 आएगा या 4 आएगा। तो पहले 4 और 1, ये तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें सम संख्या बनानी है तो 4 की जगह 1 और 1 की जगह 4, 9 8 6 1 4। क्योंकि 4 है वो पीछे यूनिट प्लेस है, वो 2 4 6 8 में से आता है, यानी कि यहाँ पर 98,614 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि किसी संख्या का 2/3 भाग, यानी कि x का कोई संख्या है x मान लो, उसका 2/3 भाग कितना है, तो उसका 2/3 भाग 96 है। तो x का कितना है, ये गुणा भाग में इधर जाते गुणा में, और ये गुणा में इधर जाते भाग में, यानी कि 96 x बराबर 96 गुणा 3/2। इसको 2 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको 3 से गुणा करोगे तो 8 तिया 24, हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी कि x का मान कितना है 144 है। वह संख्या कितनी है 144 है। अब उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा, तो 144 का 3/4 भाग पूछा है तो 3/4। तो ये 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12, 2 बार, पीछे 6 चौके 24, 36 को 3 से गुणा करो तो 6 तिया 18, हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी कि 108 रुपये आपका 108 होगा, वो उस संख्या का 3/4 भाग होगा। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4/5 प्लस 1/5 भाग 1/3 का 1/5। अब आप सभी को एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए और होगी भी कि सबसे पहले भाग को सोल्व नहीं करते, सबसे पहले का को सोल्व करते। जब भी का दिया हो तो भाग से पहले का को सोल्व करते हैं। तो इस का को सोल्व करेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1,
और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 4 + 5, 4/5 + 1/5 भाग 1/15। अब देखो इस 15 भाग का है, भाग को सोल्व करेंगे तो भाग का निशान क्या होगा, गुणा में होगा। तो 1/5 इसको गुणा में बदला और पीछे वाली बेन है वो उल्टी हो गई, तो यहाँ पर उल्टी हो जाएगी। तो 1 से 1 कट जाएगा, 5 × 1 = 15, यानी कि ऊपर 3 बचेगा। यानी कि क्या आ जाएगा, 4/5 + 3, 4/5 + 3। तो बट्टे में 1 लगा दो, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, प्लस 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, फिर 15 और 4 19/5। अब 19 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 19 का भाग 3 बार पूरा चला जाएगा, ऊपर 4/5, 3 सही 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर यानी कि दोनों को घटाने और दोनों के योग को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। तो पहले तो आपको दोनों को जोड़ना है, दोनों का योग और दोनों का घटाव पूछा है। तो यहाँ पर 3.003, ठीक है, इसमें 2.050 को जोड़ा तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 0 और 5, यानी 5.053 ये जोड़ने पर आया। अब घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.003, इसमें किसको घटाते हैं, 2.050। तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3, अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 और लगा तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9 हो जाएंगे। तो 10 में से 5 गए तो 5, फिर 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, यानी कि ये आ गया। अब आपको दोनों का परिणाम जोड़ा जाए तो दोनों का परिणाम क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5.053, यहाँ पर कितना आ गया, तो 0.953। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 3, 6, 5, 5, 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1 6, 6.006 कितना आ गया, 6.006, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 के वे गुणज ज्ञात करें जो 50 से तो बड़े हो लेकिन 78 से छोटे होने चाहिए। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 26 50 से बड़े होने चाहिए ना। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 50 से बड़ा है। 13 पंजू 65, ये भी बड़ा है। 13 छंग 78, ये 78 है, ये खुद है वो 13 का गुणज है, लेकिन इससे छोटा नहीं है। तो ये दोनों ही सिर्फ छोटे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है 52 और 65 है। ये 13 के वो गुणज है जो 50 से बड़े हैं और 78 से छोटे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणज का मतलब मैंने आपको बताया कि पहाड़ा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 घंटियाँ अलग अलग मंदिरों में 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो घंटियों को अगर सुबह 8:30 बजे एक साथ बजती है तो पुनः एक साथ कब बजेगी। तो तीनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पर देखिएगा 10, 12 और 15। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पर 5, 12 में जाएगा 6 बार, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15, फिर से 2 का भाग देंगे तो 5, 3, 15। अब 3 का जा रहा है तो 3, 5 में नहीं जाएगा तो 5, 1, 5। ठीक है, वापस से 3, 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि 60 आ गया। और पीछे क्या थे, मिनट थे, यानी कि 60 मिनट बाद वो एक साथ वापस बजेगी। अब पहले कितने बजे बजी थी, 8:30 बजे। अब कितने बजे बजेगी, 9:30 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 49 नंबर। एक ठोस एक बस है मेरठ से देहरादून जाने के लिए 7:20 पर रवाना हुई। ठीक है, पूर्वा यानी कि सुबह सुबह रवाना हुई और उसे देहरादून पहुंचने में 8 घंटे 40 मिनट लगते। कितने घंटे, 8 घंटे 40 मिनट वहां पर समय लगता है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 40 और 20 60, 60 मिनट, और 8 और 7 15, 15:60, यानी कि 15 60 मिनट है तो यहाँ पर 16 बज जाएगी। तो 16 बजने का मतलब क्या है, 16 में से 12 को घटाएंगे तो 4 बज
जाएगी 4 बजे अपराह्न। 16 कब बजता है? रेल का टाइम होता है 16 बजे, तो उसका मतलब क्या होता है? 4 बजे। ठीक है, 12 के बाद में 13 भी आता है और 1 भी आता है, तो 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3 और 16 का मतलब 4 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है? 18 और 28 के बीच में विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 18 और 28, एक तो 19, 20, सॉरी विषम संख्याएं पूछी है ना, तो 19, 21, 23, 25 और 27। ठीक है, 18 और 28 के बीच में पूछिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी दोनों के बीच का संबंध है, दोनों सबके बीच का अंतर है वो समान होना चाहिए। दो यहाँ पर दो 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 है, तो अब इनका एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? तो बीच वाली जो संख्या होगी वही औसत होगा, यानी कि बीच वाली संख्या क्या है? 23 है, तो इसमें भी 23 वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 का 40% का मान कितना होगा? तो 40 गुणा 40/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 जो के 16, यानी कि इसमें 16 रुपये आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगर अक्षत का मासिक व्यय है वो 75% है और वो बचत कितनी करता है? 250 की, तो 75% खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है? 25%। 25% के बराबर में कितना है? 250 है, तो 1% बराबर इसमें भाग देगा तो 10 आ जाएगा। अब 100% बताना है, तो 100% बराबर 100 गुणा 10, यानी कि 1000 रुपये, तो यहाँ पर 1000 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। एक वस्तु 7% की हानि पर 651 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस, बटे 100। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 651 बराबर क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो यहाँ पर x गुणा 100 प्लस लाभ या हानि, तो यहाँ पर हानि हो रही है, तो 100 में से घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 93/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 100 डिवाइड में इधर आते हैं मल्टीप्लाई में, और 93 है वो मल्टीप्लाई में इधर आते हैं गुणा में, तो 651 गुणा 100/93। अब 93 से ये कट रहा है, तो इसको 7 बार सीधा पहाड़ा बोलोगे तो 7 या 21, हासिल 2, 7 9 63, 63 और 2 65, यानी कि 561 आ रहा है, यानी कि ये 93 से सीधा कट जाएगा 7 बार। 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 700, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी साज ने पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी? 87 में। उस पर मरम्मत खर्च कर दी, कितने रुपए? 10 रुपये की मरम्मत कर दी, तो यानी कि 10 रुपये और जोड़ दे तो 97 में पड़ी। अब 97 में उसके पास आई है, तो उसे बेचा कितने में? 105 में, तो 97 में आई, उसके बाद में 105 रुपये में बेचा, तो 7 रुपये का लाभ हो जाएगा। 8 रुपये का, 3 और 5 8, हाँ 8 रुपये का लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 55 नंबर देखिए, कितने रुपए का ब्याज 10 वर्ष में 2.5% वार्षिक दर से 50 रुपये हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? साधारण ब्याज बराबर 50 बराबर मूलधन x गुणा समय 10 x मूलधन गुणा दर है। दर कितनी? 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 गुणा समय कितना है? 10 वर्ष है, तो 10/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20 और यहाँ पर x गुणा 5/20, तो यहाँ 5/20 कटेंगे तो 1/4, तो यहाँ 4 भाग में इधर आते गुणा में, तो 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 56 नंबर देखिए कि 1 किलोग्राम चीनी है, उसको 5 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि टोटल कितनी है? 1000 ग्राम चीनी है, उसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 200 ग्राम प्रति भाग में चली जाएगी, तो उसका प्रत्येक भाग का भार कितना होगा? 200 ग्राम
हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, 25 कलम है, 25 पेन है, उसका मूल्य कितना है? उसका मूल्य 75 है, सॉरी 80 नहीं 75 है। अब जब 25 का ये है तो एक का कितना होगा? तो एक का 25 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। एक पेन का मूल्य कितना है? 3 रुपये, तो 4 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रेल है वो 100 मीटर लंबी है, अब वो अपने पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर लेती है। अब यहाँ पर देखो चाल दी हुई है, चाल कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको मिनट में बदलते हैं, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 42 गुणा 5/18। ठीक है, ये दोनों 6 से करते हैं 7 बार, और ये कटेगा 6 तिया 18, और ऊपर 7 5 35/3 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 35/3। तो यहाँ पर चाल क्या आ गई? अब देखो हमें दूरी ज्ञात करनी है, टोटल दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल क्या है? 35 बटे चाल क्या है यहाँ पर? 7 बार कटेगा और 3 बार 35/3 है। चाल क्या है? 3 गुणा चाल गुणा समय, समय कितना? 18 है, तो यहाँ पर 18, तो इससे ये कट जाएगा 6 बार। 6 को 35 से गुणा करेंगे, 5 संग 30, हासिल पाई 3, 6 तिया 18, 18 और 3 तो 21, यानी कि टोटल दूरी कितनी है? टोटल उस वो ट्रेन है वो 18 सेकेंड में कितने मीटर दूरी तय करती है? तो वो टोटल 210 मीटर दूरी तय करती है, जिसमें से 100 मीटर है वो खुद का लंबा जो पुल है उसको पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 210 में से 100 को घटाएंगे तो 110 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 2100 है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2100 गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है? 60 है, तो 60 गुणा चौड़ाई बराबर 2100, तो 60 यहाँ गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो भाग 60। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 210 में 6 का भाग देंगे तो पहले जा रहा है 105/3, अब 105 में 3 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 35 है वो क्या है? उस आयत की चौड़ाई है। उस आयत की चौड़ाई कितनी है? 35 है, तो यहाँ पर चौड़ाई 35, लंबाई कितनी है? तो लंबाई 60 है। लंबाई कितनी है? लंबाई 60 है। आयत का परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 2 कोष्ठक 60 प्लस 35, तो यहाँ पर देखिए 2 कोष्ठक 5 और 6 और 9 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 190 आपका आंसर हो जाएगा। तो 190 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से दंड आलेख बताइए कि किस विद्यालय में सबसे कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम यही है, ये नीचे वाला, तो ये कौन सा है? केंद्रीय विद्यालय, तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे छोड़ सकते हैं क्लास को, उससे पहले कमेंट करके बता दीजिए आपको मेंटल एबिलिटी और मैथ्स में कितने नंबर आए। और उसके बाद में अगर सर वाली क्लास 5 से 6 बजे वाले देखते हो ना, तो उसमें इंग्लिश के भी काउंट करके यहाँ पर बता सकते हो कि आपको इंग्लिश में इतने आए, टोटल इतने मार्क्स आए। ठीक है, अब हिंदी लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। अब हिंदी की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पैसेज देखते हैं। पहले पैसेज का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मानव का स्वभाव कैसा है? चंचल है, जिज्ञासु है, शैतान है या फिर स्थिर है। आदि काल से मानव उत्सुक था किसमें? नई नई वस्तुओं के विषय में जानने और नए नए स्थानों के जानने के बारे में। या ए और बी दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण ही मानव पर किए गए उत्पाद, झगड़े या आविष्कार या योग। तो मानव ने अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण ही क्या किया? आविष्कार किया, झगड़ा किया या फिर योग किया या फिर उत्पाद किया। आयु की कोई सीमा नहीं होती है,
किसके लिए नहीं होती? साहसी कार्य करने वालों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए, या सत्य बोलने वालों के लिए, या फिर सभी कथन सत्य है। साहसिक शब्द में प्रत्यय शब्द क्या है? प्रत्यय का शब्द का मतलब समझना कि एक तो होता है, कोई भी शब्द होते हैं ना, उसमें दो भाग होते हैं। कोई भी शब्द है, शब्द के दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो उपसर्ग होता है और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग का मतलब जो शब्द किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ चेंज कर दे। जैसे कि आपको एक एग्जाम बताता हूँ, मरना। ठीक है, उसके आगे ए जोड़ दिया तो अमर, यानी कि जो कभी ना मरे। ठीक है, वैसे वैसे पीछे अगर कोई शब्द जोड़ दे तो वो प्रत्यय कहलाता है। अब देखो, साहसिक, सा है सी का साहसिक, तो इसमें क्या होगा? साहस। मेन तो शब्द क्या है? साहस, प्लस इसमें ईक को जोड़ा तो साहसिक हो गया। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो मतलब कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले पैसेज के अनुरूप करेंगे कि मानव स्वभाव की में जिज्ञासा है। मानव स्वभाव में क्या है? जिज्ञासा है। तो मानव स्वभाव जिज्ञासु होता है। मानव समाज आदिकाल से ही वह नई नई वस्तुओं और नए नए स्थानों के विषय में जानने के लिए उत्सुक था। किसके लिए उत्सुक था? तो नए नए वस्तुओं के विषय में और नए नए स्थानों के, यानी कि ए और बी दोनों सही होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। अपनी इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही उसने पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर खोज की और अनेक आविष्कार किए। उन्होंने क्या किया? अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण मानव ने क्या किया? आविष्कार किए। साहसिक कार्यों को करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। तो उम्र की सीमा किसके लिए नहीं होती? साहसिक कार्य करने वालों के लिए कोई उम्र की कीमत या उम्र की सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी साहसिक शब्द का प्रत्यय मैंने आपको बता दिया, ई होगा, और इसका मूल शब्द क्या होगा? साहस होगा। ठीक है, साहस। अब देखो दूसरा पैसेज कि कौवा कौन था? चतुर था, घमंडी था, विनम्र था, या ईर्ष्यालु था? ईर्ष्यालु यानी कि मन ही मन में द्वेष दे, किसी दूसरे को दोष दे। ठीक है, हंस ने कौवे को प्रस्ताव को स्वागत किया, उसको अस्वीकार किया, उसको आखिरी में मान लिया और उसका मजाक बनाया। कौवे ने हंस को सलाह दी कि उन्हें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, या एक दूसरे में मुकाबला करना चाहिए, या एक साथ द्वीप की यात्रा करनी चाहिए, या फिर सैर सपाटा करना चाहिए। कौवा क्या दिया हुआ है? एक मिनट रुकिए। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए, कौवा हंस के मुकाबले हारना चाहता था। कौवा हंस को मुकाबले में हराना चाहता था। क्यों? क्योंकि उससे उसको प्रशंसा मिलेगी, हंस को प्रशंसा मिलेगी, या फिर हंस काला हो जाएगा, या हंस को उस पर दया आ जाएगी। ठीक है, कौवे के विपरीत हंस अपनी सामान्य गति में उड़ा, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था, अपने कौवे से डर लगता था, अपने ऊपर गर्व था, या अपने परिणाम पर भरोसा नहीं था। तो यहाँ पर पहला देखिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, लोग हंस की प्रशंसा करते थे और मुझे काला कहते हैं। मैं तो हंस से भी तेज उड़ सकता हूँ। यानी कि सबसे पहली बात क्या है कि लोग हंस का सफ़ेद रंग है और कौवे का काला रंग है, तो हंस को तेज कहते हैं और सफ़ेद कौवे को काला कहते हैं। तो इससे उसका मन, उसमें हंस के प्रति जो गलत भावना वो छा गई, और वो उसके प्रति गंदा सोचने लगा कि इसको ऐसे कैसे बोलते, मुझे क्यों नहीं बोलते। उसको उससे नफरत हो गई। तो उसमें क्या है? ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। तो कौवा कैसा था? ईर्ष्यालु था। उसमें ईर्ष्या की भावना का जन्म हो चुका था। क्यों न मैं उसे उड़ने के लिए मुकाबले में ललकारूं और उसे हरा दूं, तब लोग मेरी प्रशंसा भी करेंगे और अनादर भी करेंगे। तो कौवे यहाँ पर देख लो कि कौवे ने हंस
को सलाह दी, क्या दी कि उड़ने का मुकाबला करना चाहिए। वो एक प्रकार की जिद भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका 68 नंबर है, उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौवा हंस को मुकाबले में हराना चाहता था। क्यों हराना चाहता था? तो यहाँ पर देखो, उसे हरा दूं तो तब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तो उसे प्रशंसा मिलेगी, इसीलिए वो हराना चाहता था। अब आगे देखिए, यह सोचकर कौवे ने हंस को समुद्र के बीच में स्थित एक द्वीप के साथ उड़ने के लिए ललकारा। हंस तैयार नहीं हुआ, किंतु कौवे ने जिद न छोड़ी, तो दोनों ने शुरू कर दिया। तो एक देखो, हंस ने कौवे को प्रस्ताव का स्वागत किया, तो पहले वो राजी नहीं था, तो स्वागत तो नहीं किया, उसको एकदम अस्वीकार भी नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। और प्रस्ताव का मजाक बनाया, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मना कर दिया, उसके बाद में मान लिया, तो अंत में उसको मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया, यानी कि पहले का ईर्ष्यालु, इसका अंत में मान लिया, इसका मुकाबले में उड़ने का मुकाबला, इसमें प्रशंसा मिलेगी। अब कौवे के विपरीत सामान्य गति से उड़ता रहा। क्यों उड़ता रहा? क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो एकदम जीत जाएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए कि उसे ललकारू, और कौवे ने जिद नहीं छोड़ी, तो दोनों ने उड़ना प्रारंभ किया। आरंभ में कौवा अत्यंत तेज गति से दौड़ा, ठीक है, तेज गति से भागा। एकदम तेज गति से भागते हैं तो सांस फूल जाती है, तो वो सबसे पहले तेज गति से भागने लगा, ताकि वो सोचने लगा कि शुरू में ही हंस को पीछे छोड़ दूं। लेकिन जबकि हंस है वो अपनी ही चाल में, जैसे कि वो हमेशा जाता है, वैसे ही चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे अपने ऊपर भरोसा था। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा है कि धनी व्यापारी का खो गया था। क्या खो गया था? सोना, चांदी, रत्न या बटुआ। बटुए में थे कितने थे? 2000 रुपये, 2000 डॉलर, 2000 रूबल या 2000 अरफी। बटुआ मिला किसको मिला? एक बच्चे को, महिला को, श्रमिक को, या फिर किसी को नहीं। व्यापारी ने नहीं दी, क्या नहीं दी? घोषणा की राशि नहीं दी, घोषणा के अनुसार आधी रकम नहीं दी, या नौकरी नहीं दी, या दावत नहीं दी। व्यापारी ने श्रमिक को इनाम दिया। व्यापारी ने श्रमिक को इनाम क्या दिया कि जब वे न्यायाधीश से सारी रकम खजाने में जमा करने के लिए कहे, तब जब न्यायाधीश में बटुआ श्रमिक को वापस लौटाने के लिए कहे, जब न्यायाधीश मांगता मांगता परेशान हो जाए और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार एक धनिक व्यापारी का बटुआ खो गया था। क्या खो गया था? बटुआ खो गया था। ऑप्शन नंबर डी। घोषणा में उसने बटुए के लिए 2000 रूबल है, तो घोषणा की तो 2000 रूबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति उस बटुए को लाकर देगा, उसे आधी इनाम की राशि दे दी जाएगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि एक श्रमिक को बटुआ मिला, तो बटुआ किसको मिला? एक श्रमिक को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। वह बटुए को लेकर धनी व्यापारी के घर पहुंचा और इनाम मांगा, तो उसने कहा मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। तो श्रमिक ने कहा क्यों? तो बटुए का एक बहुमूल्य रत्न भी था बटुए में, मतलब पैसे नहीं थे, एक बहुमूल्य रत्न भी था जो तूने वापस नहीं लौटाया, और वहीं पे तूने बीच में रख दिया है। जब तक तुम नहीं लौटाओगे तब तक वो मैं वापस नहीं करूँगा। तो ये बात सुनते ही श्रमिक निराश हुआ और वह न्यायालय चला गया, ठीक है, कोर्ट चला गया। अब कोर्ट में न्यायाधीश जो जज बैठे उनको कहानी सुनाई और व्यापारी से कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बटुए में 2000 रूबल थे, यानी कि अब न्यायाधीश ने क्या कहा, कहानी सुनी, और न्यायाधीश बोले कि धनी व्यक्ति को बोले कि तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बटुए में 2000 रूपल और एक बहुमूल्य रत्न था, परंतु बटुए में कोई रत्न नहीं है, इसीलिए ये बटुआ तुम्हारा भी नहीं है। अब वो फंस गया, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा कि 2000 रूपल में से आधी राशि भी नहीं देनी पड़ेगी और ये काम हो जाएगा। लेकिन जब जज ने ये कहा कि इसमें तो वो रत्न मिला ही नहीं, तो ये तुम्हारा बटुआ ही नहीं है, तो ये तो किसान को दे दिया जाए, ठीक है। तो ये किसको दे दिया जाए? किसान को दे दिया जाए। तो यहाँ पर देखो, व्यापारी ने क्या घोषणा की थी? घोषणा के अनुसार आधी रकम देगा, और व्यापारी ने श्रमिक को इनाम दिया, क्या दिया?
तो उसको जब वापस न्यायाधीश ने बटुआ श्रमिक को लौटाने के लिए कहा तो उसने वापस दे दिया। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ कि तुम्हारा बटुआ नहीं है, तो ये श्रमिक को बटुए तब तक अपने पास रख सकता है जब तक इसका असली वास्तविक स्वामी नहीं मिल जाता। तब वह हानि के बारे में बताना चाहता था, शायद इसीलिए बटुआ मिल गया और कुछ व्यापारी नहीं बोल सकता। अब देखो, अगर वो राशि नहीं देता तो वो बाकी जो उसके पास आधी राशि आती वो भी वहाँ से चली जाती। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको आधी राशि दे दूँगा। अब देखो लास्ट पैसेज है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि यह देखकर शेर बैठ गया। और यह शब्द है, ये किसके लिए? मुकाबला करने के लिए तैयार बकरी के लिए, या फिर चारा खा रही बकरी के लिए, या जंगल में भटक आई बकरी के लिए, या एकदम अकेली बकरी के लिए। तीसरा सत्य क्या था? बकरी के मित्र का विश्वास नहीं करेंगे। बकरी भूखी थी, शेर उग्र था, या शेर भूखा था। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, इसका मतलब क्या? मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, या तुम्हारा पीछा करूंगा। अगला मौका नहीं आएगा का अर्थ क्या है? बकरी जंगल में नहीं भटकेगी, बकरी शेर को फिर से अवसर नहीं देगी, शेर अगली बार बकरी को नहीं खाएगा, या फिर शेर अगली बार बकरी की बात नहीं सुनेगा। इस कहानी में बकरी है, क्या बकरी है? तेज और धैर्यवान है, यानी कि बहुत चालाक है, और धैर्य रखने वाली है, यानी कि आराम से काम करने वाली है। या फिर बहादुर तो है लेकिन मूर्ख है, लेकिन बहादुर और भूखी भी है, या फिर चतुर और चालाक है। तो यहाँ पर देखिए, एक दिन एक बकरी जंगल में भटक कर जंगल पहुंच गई, यानी कि वो रास्ता भटक चुकी थी। जब वह घास चल रही थी तो वहाँ पर एक शेर आ पहुंचा। तो बकरी वहाँ से हिली नहीं और शेर का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो गई। तो यहाँ पर वह शब्द आया है ना, वो किसके लिए? यह देखकर। किसको देखकर? बकरी को देखकर। तो बकरी किस तरह से है? तो बकरी यहाँ पर मुकाबला करने के लिए तैयार बकरी है। उसको देखकर वो शेर वहाँ पर बैठ गया। बोला, नन्ही बकरी घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा यदि तुम मुझे 3 सत्य बता दो, यानी कि कोई भी 3 सत्य बता दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो बकरी ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। बकरी ने तुरंत सोचकर बोली, धन्यवाद श्रीमान, मैं प्रयत्न करती हूँ। पहला सत्य तो यही है कि यदि मैं वापस लौटकर अपने मित्रों के पास जाऊंगी, अगर आप मुझे नहीं खाओगे, मैं आप वापस यहाँ से लौटकर अपने मित्रों के पास जाऊँ और मैं उन्हें बताऊं कि शेर ने मुझे एक शेर मिला था जिसने मुझे खाया नहीं, और वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि मुझे बकरी अगर अपनी सहेलियों मतलब कि जो दोस्त है उनको अगर बताएगी मैं जंगल में भटक गई थी, वहाँ पर मुझे एक शेर मिला लेकिन शेर ने मुझे खाया नहीं, तो वहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो ये भी सत्य है। तो शेर ने कहा बिल्कुल सही है। दूसरा सत्य बताओ। तो दूसरा उसने कहा, यदि आप अपने मित्रों के पास जाओ। शेर को बोला कि अगर तुम अपने मित्रों के पास जाओ और वहाँ पर उनको बोलो कि मुझे एक बकरी मिली लेकिन मैंने उनको खाया नहीं, तो वो भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। तो शेर बोला कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ठीक है, अब आगे देखो। और तीसरा सत्य यह है कि आप यहाँ बैठकर मेरी बात सुन रहे हो, इसका मतलब वास्तव में आप भूखे नहीं हो। तो तीसरा सत्य क्या था? कि शेर भूखा नहीं था, इसीलिए वो बातें सुन रहा था, इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ। तीसरा सत्य यह है कि आप यहाँ बैठकर मेरी बातें सुन रहे हो, इसका मतलब आपको वास्तव में भूख नहीं है। अगर भूख होती तो मुझसे बातें नहीं सुनते और कब का मुझे खा लेते। ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, शेर ने कहा, किंतु मुझे पहले अपना इरादा बदलूं और उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। अगली बार तुझे नहीं बख्शूंगा, यानी कि अगली बार तुम्हें मौका, मतलब कि अगर मिल गई तो मुझे तुम्हें मार दूंगा, यानी कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दूंगा तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगा यानी कि छोड़ेगा तो नहीं, माफ़ भी नहीं करेगा और पीछा भी नहीं करेगा और सीधा मार देगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर, ठीक है, और मुझे दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे, बकरी ने भागते हुए कहा। ये चौथा सत्य है। मौका नहीं आएगा, इसका मतलब बकरी शेर को फिर से अवसर नहीं देगी। ठीक है, वो वापस वहाँ से उनको
नहीं पकड़ पाएगा। इस कहानी में बकरी क्या थी? तो बकरी तेज भी थी और धैर्य रखने वाली थी, यानी कि आराम से काम लेने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 80 के 80 प्रश्न हमने कर लिए। अब आपको 80 में से कितने नंबर आए? तो पहले नाम लिखिए। मेरा नाम पुरुषोत्तम है तो मैंने लिख दिया। बाद में एम में मेंटल एबिलिटी में कितने आए? मुझे 40 में से 40 आए। मैथ्स में कितने आए आपको? वो आपको लिख के भेज देना है। मुझे 20 में से 20 आए। हिंदी में मुझे कितने आए? तो हिंदी में मुझे 20 में से 20 आए। अब टोटल कितने आए? ऐसे आपको करके आप पूरा का पूरा अपना भेज दोगे कि मुझे इस टेस्ट में इतने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। ओके बाय।